हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट 9th क्लास की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है अफवाह तंत्र। तो ये अफवाह तंत्र क्या होता है और बेसिकली हमें इसमें नदियों के बारे में जानना है और भारत की नदियों के बारे में हमें इसमें जानना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में डायरेक्ट तो नहीं आते, बट पीटी में जरूर आते हैं। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा आएगा कि भारत के अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि थ्योरिकल होते हैं तो आपको थ्योरी में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या बेटर है कि 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में अभी हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वो आपको सारे मेंस के पॉइंट आपके क्लियर करा देंगी। और कहने का मतलब यह है कि 6th से 10th की जो एनसीईआरटी है ना, वो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। हालांकि आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी मेंस के लिए भी बहुत अच्छी है, पर यहाँ आपका थोड़ा प्री का ठीक ठाक होता है। ओके, 11th 12th में आपका मेंस का कवर हो जाता है, तो आपकी 6th to 12th ज्योग्राफी काफी होती है और बड़ी किताबें बिल्कुल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 3 आज आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये अफवाह तंत्र क्या है। तो एक क्षेत्र, एक नदी तंत्र जिसमें मुख्य नदी व उसकी सहायक नदी शामिल हैं। ठीक है, तो आपको अपने नोट्स भी बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट बनाने हैं। तो क्या पॉइंट का कहने का मतलब है कि एक क्षेत्र में एक मुख्य नदी होगी और उसकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी, इन्हीं सभी से मिलकर अफवाह तंत्र का निर्माण होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं आगे पॉइंट क्या दे रखा है। आपका आगे दे रखा है अफवाह द्रोणी क्या है। तो एक नदी तंत्र जिसके द्वारा जल प्रवाहित होता है। ठीक है, तो मतलब आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखना, तो एक ऐसा तंत्र होता है जिसके द्वारा जल आपका प्रवाहित होता है। ठीक है, उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। ओके, आगे फिर एक पॉइंट दे रखा है आपका, इसे भी समझते हैं। जल विभाजक क्या है। तो पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को अलग अलग करती है। ठीक है, पहले तो आपने द्रोणी समझा। ठीक है, अफवाह द्रोणी कौन सी थी, मतलब जहां से जल प्रवाहित होता है। ठीक है, और जल का विभाजन अफवाह द्रोणी के माध्यम से ही होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। तो आगे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि आपका ये शब्दावली होती है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे कि विश्व की सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन नदी। ठीक है, ओके, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ऐसे पीटी में फैक्ट आ जाते हैं। आगे फिर हम देख लेते हैं भारत में अफवाह तंत्र। तो मतलब भारत में आपको दो तरीके के मिल सकते हैं। एक तो हिमालय की नदी, आप जानते हो हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। ठीक है, दूसरी आपकी प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम हिमालय की नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 12 मासीय नदी है, यानी कि हर टाइम बहती रहती है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम इसका पानी बर्फ बन जाता है या किसी भी कारण बह नहीं पाता। ठीक है, तो ये हर टाइम कंटिन्यू चलती रहती है और वर्षा के साथ हिमनदों से जल प्राप्त होता है। ठीक है, हिमालय नदी अधिक लंबा रास्ता तय करती हैं, तो ये तो ठीक है। जैसे कि हिमालय से ये गंगा नदी निकल कर आती है तो कितने कितने राज्यों से होकर जाती है। ओके, अधिक अपूर्दन व डेल्टा का निर्माण करती है, तो अपूर्दन भी इनसे ज्यादा होता है, इसी कारण तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। और स्थल कृतियां ये बनाती हैं, जैसे गरजा, ठीक है, डी आकार की घाटी, विसरप और गोरखपुर झील इनमें शामिल है। ओके, और ये नदी कहां जाकर गिरती हैं, तो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब समझो कैसे। तो ये यहाँ आपका भारत हो गया। ठीक है, मैप थोड़ा ठीक नहीं है तो इससे कोई वो नहीं। ओके, तो यहां से आता है आपका सिंधु नदी। ठीक है, आपकी यहां से सिंधु नदी आती है और अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, और फिर आपके इधर वाले रीजन से निकलती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, और जो कि बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कहने का यही मतलब था। ओके, अब आ जाती है प्रायद्वीपीय नदी, जो कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला। और इन नदियों की क्या बात यह है कि ये आपकी मौसमी नदी है, यानी कि मौसम के अनुसार ये बहती हैं। तो पहला पॉइंट मौसमी नदी है। फिर वहां वर्षा पर निर्भर होती है, मतलब वर्षा हुई तो हो सकता है नदी बहे। ठीक है, अगर नहीं हुई तो नदी या झील वहां सूख भी सकती है। ठीक है, कम अपूर्दन व कुछ नदियां डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण भी
करती हैं, ठीक है, जिसमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, तो ये सारी नदियां यहाँ आ जाती हैं। अपवर्धन कम होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो ये अपवर्धन तो भी उस नदी के कारण होगा ना जिसमें कंटिन्यू पानी बहता रहेगा, उसी कारण तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी। जब कंटिन्यू नदी बह नहीं रही तो वो कहां से कर पाएगी। ओके, तो ये रीजन है। आगे फिर लिखा हुआ है जैसे इस्तेला करती हैं, जैसे जलप्रपात अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। तो इसका रीजन आपको पता है क्या है कि जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है उसका ढाल पता है किस तरफ को है, इधर की तरफ को है, ठीक है, यानी कि पश्चिम वाला क्षेत्र जहां गोवा गुजरात है ये तो ऊंचे इलाके पे है, और जो आपका इधर वाला रीजन है ये नीचे वाले इलाके पर है। तो इस कारण यहाँ नदियां अधिकतर आती हैं, बट कुछ ऐसी नदी भी हैं जो कि उल्टी भी जाती हैं, तो वो आपको नदियों के नाम जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही हमने ये यहाँ डायग्राम बना रखा है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि जो ये अभी एनसीईआरटी चल रही है ना 6th to 10th, तो आप मतलब सोचते रहे होंगे कि ये क्या बालकों वाले एनसीईआरटी हैं, इन्हें पढ़ने से क्या फायदा, डायरेक्ट जंप मारो 11th 12th पर, कि आपको कभी कभी लगता होगा कि पॉइंट शायद हमारे मिस हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा टेंशन मत लेना। 12th क्लास में आपकी 4 किताबें हैं, चारों की 4 किताब में आपको 3 किताबें पढ़नी है, ठीक है। वो अब जब हम स्टार्ट करेंगे जब इस बारे में बात कर लेंगे। तो इतनी बढ़िया किताबें ये सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपकी भारत की नदियां हो या विश्व के पहाड़ हो, कुछ भी हो, सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लेना कि हमारा तो ढंग से क्लियर नहीं हो रहा। और ज्यादा देखो, ज्यादा इतने भी क्लियर के पीछे मत भागो कि चीजों की बारीकी बिल्कुल जानने की भी इतनी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी है ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका क्वेश्चन का कुछ अपना महत्व होता है, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ हमने बना रखा है जैसे सिंधु नदी वाला तंत्र ये है, ठीक है, और गंगा नदी यहाँ जैसे चंबल लूनी नदी, ठीक है, ये उल्टी बहती है, तो ये आप ध्यान रखना। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। अब एक एक अपनी नदियों के तंत्रों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी आप जानते हो, तो सिंधु नदी उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील तिब्बत से, ठीक है, और लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के माध्यम से गुजरकर पश्चिमी की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है, सिंधु नदी। ओके, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, जैसे कि जास्कर, नुरवा, श्योक और हुंजा, ठीक है। तो यूपीएससी इन्हीं पॉइंटों को उठा लेगा क्योंकि इन पॉइंटों पे हम कम ध्यान देते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम ध्यान देते हैं जैसे सतलज, चेनाब, राजी, कटिड, रावी, झेलम। ओके, और जो इसकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं। और गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी भागीरथी और प्लस अलकनंदा से मिलकर ये बना है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा से। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, जो हिमालय से निकलने वाली है, बाईं तरफ देखें तो कोसी, ठीक है, गंगटक, घाघरा, और दाईं ओर से यमुना, ठीक है, यमुनोत्री, हिमनद, ठीक है। तो जैसे कि गंगा नदी इनके बीच में से आ जाती है और ये इनकी सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान होने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है आपका प्रायद्वीप है, तो इसमें जैसे चंबल, बेताब, जो चंबल बेताब है ये है यमुना की सहायक नदी, और जो सोन है वो है गंगा की सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा मुख्य नदी है और गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यमुना, और यमुना की सहायक नदी ये दोनों है। ओके, ऐसे आपको क्लियर होने चाहिए। अब आ जाता है आपका ब्रह्मपुत्री नदी, ठीक। तो ब्रह्मपुत्री नदी से पीटी में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मानसरोवर झील के पूरब से निकलकर सागपुर नदी नामाचा बर्रा शिखर के पास यूटर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक। यहाँ इसे दिहाग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नाम को याद रख लेना, जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहाग नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कोई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दिबाग, लोहित आदि सहायक नदी आकर मिलती हैं, ठीक है। और असम में ब्रह्मपुत्री नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, असम में जाना जाता है ब्रह्मपुत्री नदी के नाम से। ओके, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसे दिहाग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके क्लियर होने चाहिए ये पॉइंट आपके, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट। जैसे फिर आ जाता है आपका प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। तो यानी कि जो भारत के प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है वहां कौन कौन सी नदी है, तो नर्मदा, द्रोणी, ठीक है,
उद्गम कहाँ होता है इसका? अमरकंटम पहाड़ी पश्चिमी की ओर भ्रंश घाटी से बहते हुए जबलपुर के निकट संगसेल से बहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इन लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन सी नदी कहां से गिरती है, और फिर ये आपकी संवाद की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी नदी मध्य प्रदेश बैतूल से निकलती है। ठीक है, सतपुर पहाड़ियां, ओके, नर्मदा के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, और अरब सागर व पश्चिम घाटी के मध्य पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी फिर हमें देखनी है, जिनमें माही और भरतपूजा, पेरियार। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि 11th में ये सब डिटेल्स में हमें मिल जाएंगी। ठीक है, जितनी भी नदियां हो गई। ओके, तो अभी जितना लिखा है उतने पर ही हमें फोकस करना चाहिए। ओके, आगे प्रमुख झीलों के बारे में हमें पता होना चाहिए, पीटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ लैंगून झील। तो लैंगून झील चिल्का उड़ीसा में है ये। ठीक है, और फिर कोलेरू आंध्र प्रदेश में, और कुलिक आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु। ठीक है, ओके, फिर आती है आंतरिक लवणीय झील, यानी कि जिसमें NaCl की मात्रा अधिक होती है। तो यह है सांबर राजस्थान में, आपको ये पता होना चाहिए। और मीठे पानी की झील जो कि प्राकृतिक झील है, कौन कौन सी है? तो ये पहली है डल व बूलर जो कि जम्मू कश्मीर में, लोकट मणिपुर में, और भीमताल उत्तराखंड में, नैनीताल ये भी उत्तराखंड में। ठीक है, फिर बड़ा पानी ये है मेघालय में। ओके, और आपको अच्छा ये पता हुआ है कि अगर विश्व के हिसाब से देखें सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कमेंट करके एक बार आप जरूर बताना। तो सुपीरिया झील जो कि विश्व के सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। ओके, असेसमेंट 4.1 हम एक ऐसे झील के बारे में देखेंगे जिसका बनने का रीजन बांध का कारण था। तो यहाँ लिखा है बांध के निर्माण से झील निर्माण। ठीक है, तो गुरु गोविंद सागर पे भाखड़ा नगर डैम। ठीक है, जब यहाँ से पानी गिरता है तो झील का निर्माण होता है। ओके, तो यही आज आपका चैप्टर था, और आपका चैप्टर ठीक था, प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको ये और ज्यादा डिटेल्स में 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इन्हें छोड़ दोगे। क्यों छोड़ोगे, जब आपसे कहा गया है कि ज्योग्राफी के लिए केवल 6 to 12 एनसीईआरटी काफी है, और आपकी फिर मैपिंग, ठीक है, और करंट, ये इन कामों से आपका हो जाता है। ठीक है, मेंस में आपके ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्लेटवर्ती सिद्धांत, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में, और पीटी में आपके इस टाइप के आते हैं कि ये नदी फसल के बारे में। ओके, और थोड़ा करंट से, तो ऐसे अपना काम हो जाता है। बड़ी बड़ी किताबों की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मन फिर भी नहीं मानता आपका, तो सबसे बढ़िया आप अपने यूपीएससी की साइट पर जाओ और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रियलिटी में किताब ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और एस्पेंड बात आई नोट्सों की, तो जब आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी हो जाएगी तो आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 8th 9th 10th तीनों एनसीईआरटी के आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और 6th 7th के आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी मिल गए होंगे। तो टेलीग्राम आप सर्च कर लेना द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।